जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि मगध महाजनपद से संबंधित जितने भी राजवंश हैं उन सभी राजवंशों के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। रिवीजन सीरीज का आज 10वां वीडियो हो या फिर कहीं 10वां पार्ट है। इससे पहले हमने 9 वीडियो साथ ही साथ 5 वीडियो जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं महाजनपदों यानी महाजनपद में जो कुल 7 राजवंश थे उन सभी के बारे में ट्रिक के माध्यम से, साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सभी का रिवीजन करने वाले हैं। तो बात करके जैसे 16 महाजनपद जो कि आपने देखा था कि 16 महाजनपद में जिसमें 3 महाजनपद जो थे तो बिहार में थे, तो बिहार में कौन कौन से थे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मगध, अंग और वज्जी ये कुछ प्रमुख जो कि बिहार राज्य में स्थित। वहीं बात करें जो कि मध्य प्रदेश में एक अवस्थित है वो अवंती अवस्थित था। अगर बात करें वहीं दक्षिण भारत में जो एक महाजनपद था तो वो अस्मक था। वहीं भारत के बाहर जो था वो बात करें तो कम्बोज और गंधार, ये 2 महाजनपद जो भारत के बाहर स्थित थे। बात करें उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे तो उसमें काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, सुरसेन, चेदी, पंचाल ये कुछ प्रमुख महाजनपद थे जो कि राज्य बाय राज्य आपका इनका 1 से 2 बार इनको अध्ययन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक कंप्लीट अगर एक बार में पूरी लिस्ट याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने पड़े। लेकिन अगर यदि आप तोड़ तोड़ के याद करेंगे जैसे कि बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 1, यूपी में 8, वहीं राजस्थान में 1, अगर बात करें दक्षिण भारत का 1, बाहर यानी भारत के बाहर जो 1 था 2 थे। तो इस ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको याद होंगे। साथ ही साथ उनकी राजधानी याद कर लें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं मगध महाजनपद पर जो कुल राजवंशों ने शासन किया था उन सबों को क्रम से याद करेंगे। तो जैसे कि ट्रिक के माध्यम से तो हसीन मसुक्सा जो कि हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, ना से हो जाएगा नंद वंश। यानी आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार पढ़िएगा। साथ ही साथ उनका जो पहला वर्ड है उससे देखिएगा तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, साथ ही साथ मसुक से मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का की बात करें तो कण्व वंश, साथ ही साथ बात करें सा से तो सातवाहन वंश। ये कुछ प्रमुख राजवंश थे जो कि मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो आप इस ट्रिक को 1 से 2 बार पढ़िएगा। हसीन मसुक्सा 2 से 3 बार इस पढ़िएगा। फिर उसके संबंधित हर्यक वंश क्रम से वैसे ही क्रम से जैसे क्रम से राजवंश थे सेम वैसे ही क्रम से ये लगे हुए। तो हसीन मसुक्सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग शुंग वंश, साथ कण्व वंश, साथ सातवाहन वंश, ये कुछ प्रमुख राजवंश थे। अगर आप बात करते हैं वहीं 1 बाय 1 करके एक राजवंशों के बारे में, तो जो प्रथम मगध महाजनपद का राजवंश था वो कि हर्यक वंश था। बात करें कि इसका कार्यकाल या इसका शासनकाल कब से कब था तो 444 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो हर्यक वंश तक का था। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको यही पूछ लेता है कि हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब था। तो जो मगध महाजनपद का जो प्रथम राजवंश था वो हर्यक वंश था। इसका शासनकाल लोग 444 ईसा पूर्व से लेकर के 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक का शासनकाल था। वही दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। पूछता है फिर सेकंड क्वेश्चन कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका कार्यकाल कितना था। तो 444 ईसा पूर्व से लेकर के 452 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल था वो बिंबिसार का था। यह जो जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों के समकालीन थे। अगर बात करें इस वंश का संस्थापक तो बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। तो आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मगध वंश का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था। तो हर्यक वंश था। वहीं बात करें इसकी राजधानी के बारे में तो राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह स्थानीय सेना रखा था, यानी स्थायी सेना का जो रखता था सबसे पहले हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने रखा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बनाया था। अगर बात करें आगे तो बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में मिल गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था।
बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार की पहली पत्नी कौन सी थी, तो महाकौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री प्रसन्नजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आती थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी की बात करें तो वैशाली या लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। यानी पहली जो महाकौशला थी, दूसरी जो उनकी पत्नी थी वो राजकुमारी चेलना थी, जो लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी, या फिर चेतक की पुत्री कहें, सॉरी, जिसमें अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो अजातशत्रु का जन्म किससे हुआ था, तो राजकुमारी चेलना से हुआ था। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। अगर बात करें वहीं बिंबिसार की चौथी पत्नी तो आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका कहे या फिर जो वैश्या थी, वो वैशाली की यानी कि आम्रपाली से चौथी शादी इनकी हुई थी। अगर वहीं बात करें बिंबिसार के अपनी पत्नी रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। अगर बिंबिसार के पिता का नाम तो भट्टिया था। पुराण में बिंबिसार को सड़ीक कहा जाता है। इसके समयावंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई। अतः उन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो आपसे क्वेश्चनों में एग्जामों में क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद्रप्रद्योत की बीमारी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने किस वैद्य को भेजा था, तो वैद्य जो थे जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत सुस्त हो गए। उन्होंने अपनी अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीत करके मगध का साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। इसकी हत्या इसके पुत्र ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। यानी इसके पुत्र जो अजातशत्रु थे, वो अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में इनकी हत्या कर दी थी, जिस वजह से इस वंश को कहें तो एक पितृहंसा के रूप में भी यानी कहा जाता था। अब वहीं बात करते हैं अजातशत्रु के शासनकाल के बारे में, क्योंकि जो बिंबिसार के बाद जो उनका पुत्र अजातशत्रु हर्यक वंश में बैठता है, तो उस हर्यक वंश के जो उनके प्रमुख कार्य क्या थे, तो बात करें अजातशत्रु के बारे में तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल था वो अजातशत्रु का था। बात करें इनका अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला, इसे कुड़िक भी कहते हैं। इसकी अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी, तो जिसकी वजह से इनको पितृहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसन्नजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके घटी घटना जो थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। यानी जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। वहीं अगर बात करें अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्णी गुफा में राजगीर की पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया था। यानी जो पहली बौद्ध संगीति की अगर वहीं बात करें तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। कब हुई थी, 493 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पे हुई थी, तो सप्तपर्णी गुफा। ये कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलता है आज क्वेश्चन। बात करें आगे तो इस युद्ध में इसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक किस राजा ने युद्ध में प्रयोग किया था प्रथम बार, तो अजातशत्रु ने प्रयोग किया था। बात करिए जैन धर्म को पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। यानी जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। अगर बात करके यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया। इसके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। वहीं बात करें उदयन के शासनकाल के बारे में, तो उदयन का शासनकाल जो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक का जो शासनकाल था वो उदयन का था। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर कहें या पुरुषपुर बनाया था। यही कुसुमपुर पुरुष आगे चल करके पाटलिपुत्र कहलाया था। इसकी माता का नाम पद्मावती था। यानी उदयन की माता का जो नाम था वो पद्मावती था।
इसने पिता की हत्या की थी। इसके बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। जिस प्रकार से बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु शासन गद्दी पर बैठ रहा था, वैसे ही अजातशत्रु की हत्या करके जो उसका पुत्र उदयन था, वो भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगर बात करें आगे तो इसका अन्य नाम उदाई कहें या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। बात करें आगे तो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र था। तो आपसे पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो कि उदयन के द्वारा की गई थी। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया। इसकी हत्या इसी की अनजान व्यक्ति द्वारा, यानी किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा चाकू से कूद करके कर दी जाती है। उदयन का पुत्र नागदशक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या उसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश जो कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया। बात करें महाभारत में, यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहदत्त का शासन था। इसके बाद यानी बृहदत्त जो संस्थापक था इस वंश का, महाभारत यानी कि बृहदत्त वंश का जो संस्थापक था बृहदत्त था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। यानी बृहदत्त वंश का जो संस्थापक था बृहदत्त था, साथ ही साथ जो सबसे प्रतापी शासक था जरासंध था। इसकी राजधानी गृह ब्रज थी। जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांडवों और कृष्ण के विरोध में उसने अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। तो अगर बात करें अब वहीं आगे तो भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र उसके मगध का शासक बाद मगध का शासक बना। अगर बात करें रिपुंजय बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता कि बृहदत्त वंश का संस्थापक, तो बृहदत्त था। अंतिम संस्थापक जो कि रिपुंजय था, शासक रिपुंजय था। उसकी हत्या उसके पुत्र मंत्री पुलीक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बनाया। घटिया नामक सामंत ने कुलीक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, अतः हर्यक वंश का पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। वहीं बात करें शिशुनाग वंश के बारे में, तो शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो शिशुनाग का था। शिशुनाग की बात करें 412 से 300 यानी जो शिशुनाग था, जो कि जिसने उदयन की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो वो जो था वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 393 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। उन्होंने अवंती तथा वत्स राज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बात करें, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। साथ ही साथ इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। यानी शिशुनाग वंश के जो शासनकाल था वो बंगाल से लेकर के मालवा तक का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। अगर बात करें कालाशोक के शासनकाल के बारे में, तो कालाशोक का जो शासनकाल था 394 ईसा पूर्व से लेकर के 366 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल था या कालखंड था, वो कालाशोक के अंतर का शासनकाल था। बात करें शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका पूरा नाम पुराण तथा दिव्यवादन में कालवर्ड मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि हुई थी कालाशोक के समय ही हुई थी। बात करें यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंदवंश की स्थापना किया। अब बात करते हैं नंदवंश के बारे में। तो नंदवंश का जो शासनकाल था 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक का जो कार्यकाल था या कालखंड था, वो नंदवंश के अंतर्गत आता था। तो इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक या संस्थापक कहें तो महापद्म नंद था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नंदवंश के संस्थापक, तो महापद्म नंद थे, जो जाति के शूद्र थे किंतु राजपूतों को विनाश करके सर्वछत्रांक क्षत्रियों को नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। इस वंश की जाति जो कि नापित थी,
तो कई बार आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का अपना असली नाम बात करें तो विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक है या पिता तो महापद्म नंद को माना जाता है। अगर बात करें वहीं आगे तो बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलता है कि पूछ लेता है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था या फिर नंदवंश की स्थापना किसने की थी। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिलता है। अगर बात करें वहीं आगे तो इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासक के उपवर्ष रुचि पर कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था, यानी इसके शासनकाल में जो कि कात्यायन जन्म इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बात करें इस वंश के शासन ने एक राष्ट्र को विचारधारा दिया। इस वंश की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक तो पंडुक था, यानी जो नंद वंश का द्वितीय शासक की बात करें तो पंडुक था। महापद्म नंद को भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। अगर बात करें यहीं इसने कलिंग जीतकर एक राठ और एक छत्र की उपाधि हासिल की थी। बात करें कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध नहीं मिला पाया। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। कलिंग के में नहर निर्माण का कार्य अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो घनानंद के द्वारा किया गया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक घनानंद को गिना जाता है या माना जाता है। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद था। तो वहीं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में भारत में हुआ था, जिस उस समय जो शासक थे तो घनानंद थे। विश्व विजेता सिकंदर के भारत आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देख करके हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में भी अपनी भलाई समझी। सिकंदर के भारत जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। राजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थे और पूरे राज्य में अराजकता फैली थी। आगे बात करें तो इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति को लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। अगर आगे बात करें तो जैसे कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी अगर बात करें कि मौर्य वंश से यानी जितने भी मगध बात करें महाजनपद से संबंधित राजवंश थे, उन राजवंशों में जो कि हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, साथ ही साथ नंद वंश को अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो के माध्यम से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य वंश के कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मौर्य वंश एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है तो उसको एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।